Protection fund is like a pension fund. Now this government for years have been raising it, sir, that the EPS 95, it's a little bit away from the banking bill, but I'd like to highlight, I'm just drawing a comparison, that the EPS 95 pensioners have given money which is lying with the government. They don't get the money that was committed to them. Now in a pension, you for years, it's been a decade, I mean, I'd like to quote, unfortunately he's no more with us, but Honorable Arun Jaitley ji, when he was the finance minister, had committed to the EPS 95 people to get the money that they deserve. It's their own pension money, but they never got it. So I don't want this scheme also to go in the same way because we've had a history. So I hope that this Investors Education and Protection Fund, since you're calling a pension and a... इसीलिए 34,856 करोड़ रुपए हम बैंकों को देंगे ताकि किसान को मिलने वाले लाखों करोड़ रुपए में कोई कमी ना आए, बैंक वहां पर संकोच ना करें, किसान की पाइपलाइन जो ऋण लेने की है उसमें रुकावट कहीं ना आए, क्योंकि बैंक को अगर ब्याज कहीं पर ज्यादा देकर पैसा मिलता होगा तो शायद कहीं गड़बड़ ना करे, तो इसलिए बैंक की भी सहायता की गई और सीधे तौर पर नहीं अप्रत्यक्ष तौर पर इस पे किसान की मदद की गई है। सर आई वुड लाइक टू थैंक यू। कोई नहीं, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आप दोनों का, आप हमारे बीच आए, आप सभी का भी धन्यवाद आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए। जी थैंक यू। The Union Cabinet met today under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, and they have decided to provide 1.5% subvention. शुरुआत इसकी 3 लाख करोड़ से की थी, जिसमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल सूक्ष्म लघु उद्योग को मिलता है और उनको कोई जमीन घर जायदाद गिरवी नहीं रखनी पड़ी, और इससे पहले हमने उनको मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया। आपको याद होगा कि ताकि उनको ब्याज ना देना पड़े, किस्त वापस ना करनी पड़े, तो 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया था। इसके अलावा इनकम टैक्स रिफंड जो कभी 1 साल 1.5 साल बाद आता था उसको 1 महीने के अंदर करने की शुरुआत की। टीडीएस में कटौती उस समय की थी, लेकिन जब मैं ईसीएलजीएस की बात करता हूं तो 3 लाख करोड़ से शुरू किया था, बढ़ते बढ़ते इसको 4.5 लाख करोड़ तक हम ले गए। इसको बाकी कुछ सेक्टर्स में हमने उस समय जोड़ दिया था। आपका ट्रेवल टूरिज्म ये सेक्टर को बड़ा लेट जोड़ा, लेकिन उससे पहले हेल्थ केयर, सिविल एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, इन सेक्टर्स को जोड़ा गया। दूसरा सवाल जो पूछा था 50,000 करोड़ रुपया वो ट्रेवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए है, और पहले भी आपको याद होगा हमने सबके लिए वो किया था, लेकिन उसमें आपने देखा था कि 95% जो है वो एमएसएमई ही है। 95% जो लोग हैं एमएसएमई है। तो इसमें भी ज्यादातर लाभ छोटे ट्रेवल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को, और बहुत बड़ा वर्ग है जिनको एक्चुअली वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। उस समय भी 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स के माध्यम से भारत सरकार ने की थी। अब भी इसमें 50,000 करोड़ रुपया केवल और केवल ट्रेवल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए किया जा रहा है। छोटे बड़े दोनों आएंगे, लेकिन ज्यादातर लाभ पहले की तरह इसमें भी छोटे लोगों को, छोटे व्यापारी कारोबारियों को मिलेगा। मंत्री जी, मेरा सवाल है कि जो पेटेंट लॉ आप लाए हैं जो नया, तो इसमें क्या चेंजिंग किया है जिससे फर्क पड़ रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली मैं उसको थोड़ा और आसान तरीके से बता दूं। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनी। जो हमारी परंपरागत विरासत हमारे पास है, नॉलेज है मेडिसिनल क्षेत्र में, इसके 4,23,000 के लगभग फॉर्मुलेशन और प्रैक्टिसेस को हमने डॉक्यूमेंट करके डिजिटल लाइब्रेरी में रखा। इसका एक्सेस किसको मिलता था? इसका एक्सेस मिलता था इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसेस को। जब कोई पेटेंट के लिए दायर करता था वो चेक करते थे कि ये है कि नहीं है। अब हमने इसको खोल दिया है भारत के रिसर्चर्स को, स्टूडेंट्स को, वैज्ञानिकों को, बाकी सबको, जो भारत के लोग हैं उनको सबसे पहले इसका एक्सेस मिलेगा। इसका लाभ क्या होगा? मान लीजिए आप कोई शोध करना चाहते हैं, आपको जानकारी नहीं होगी कि इस क्षेत्र में पहले शोध हुआ है कि नहीं हुआ।
अगर हुआ है तो आप उसका पेटेंट जब अप्लाई करने जाएंगे और वो ट्रेडिशनल डिजिटल नॉलेज लाइब्रेरी में जाके देखेंगे तो किसी के नाम पे वो खड़ा होगा, तो आपका समय और आपके संसाधन उसमें बर्बाद होते हैं, व्यर्थ जाते हैं। उसको रोकने के लिए आपका समय खराब ना हो, आपके संसाधन खराब ना हो, लेकिन आप अनुसंधान में अपना पूरा योगदान दे सकें, तो आपको एक्सेस भी दिया गया है, संसाधन भी बचाए गए और विरासत में जो हमें मिली नॉलेज है वो भी आपको देने के द्वार खोले गए हैं। 45. आई होप आई मेड इट क्लियर। तो इसमें समय भी बचेगा, संसाधन भी बचेंगे, अनुसंधान भी होगा और विरासत अनुसंधान को जोड़ के युवा पीढ़ी को ट्रेडिशनल नॉलेज देकर हम भविष्य में मेडिकल यूज के लिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं उसके लिए बहुत कुछ यहां से खड़ा कर सकते हैं। और अटल टिंकरिंग लैब हो, अटल इनोवेशन मिशन हो, ऐसी जगह पर भी छोटे से लेकर बड़े तक, रिसर्चर से लेकर इंडस्ट्री तक, सबको इसका लाभ बहुत बड़ी तादाद में मिलने वाला है। और देखिए, हमने आपदा के समय भी देखा, बात छोटी थी, लोग उस समय कईयों ने प्रश्न उठाया था कि मोदी जी ने ताली और थाली बजवा दी लेकिन देश एकजुट हुआ था। लोगों ने प्रश्न उठाया कि मोदी जी ने तिरंगा झंडा हिलाने के, देखिए पूरे देश में माहौल क्या। यहां पे भी यही है कि ये आपका है, विरासत है आपकी, आपको देना है, इसको आगे बढ़ाना है। ट्रेडिशनल नॉलेज के माध्यम से जो काढ़ा उस समय था, यहाँ पे कई चीजें और निकल कर बाहर आएंगी। योग जैसे दुनिया भर में प्रचलित हुआ, यहां से बहुत कुछ जाएगा। सर, आज की जो घोषणा है केसीसी से संबंधित, इसका मतलब ये है कि 1.5% जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो बैंक को मिलेगा, 3% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन है पहले जो किसानों को मिलता रहा था वो कंटिन्यू है, मतलब वो पहले भी मिल रहा था। जो बदलाव हुआ है वो ये कि बैंकों को इसका फायदा होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर बैंक को 1.5% हम नहीं सहायता करेंगे तो बैंक को घाटा होगा। इसीलिए 34,856 करोड़ रुपए हम बैंकों को देंगे ताकि किसान को मिलने वाले लाखों करोड़ रुपए में कोई कमी ना आए, बैंक वहां पर संकोच ना करे, किसान की पाइपलाइन जो ऋण लेने की है उसमें रुकावट कहीं ना आए, क्योंकि बैंक को अगर ब्याज कहीं पर ज्यादा देकर पैसा मिलता होगा तो शायद कहीं गड़बड़ ना करे। तो इसलिए बैंक की भी सहायता की गई और सीधे तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर इस पे किसान की मदद की गई है। So, sir, I would like to thank you. कोई नहीं, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप दोनों का, आप हमारे बीच आए। आप सभी का भी धन्यवाद आज के कैबिनेट ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए। जी, थैंक यू। The Union Cabinet met today under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, and they have decided to provide 1.5% subvention or the interest subsidy to the banks. If you are aware that the short-term agriculture loan up to rupees 3 lakh rupees is being made available by the scheduled commercial banks, regional rural banks, PACs, and the other small financial banks. The farmer has to pay 7% interest rate on this, and if the farmer repay the loan well in time, 3% interest subvention is given. Virtually farmer is paying only 4% interest on that. In May 2020, the central government withdrew 2% interest subsidy which the government provides to these banks, so that banks further lend to the farmers at a lower interest rate. We withdrew that in the year 2020, May 2020, but recently we have seen there is an increase in the repo rate from 40 basis point to 50 basis point and then again 50 basis point. The central government has decided to provide 1.5% interest subvention to these banks so that the scheme should continue and our farmers should benefit directly from this. 34,856 crore rupees will be provided by the central government to the banks so that short-term agriculture loan
will be provided to the farmers as usual. This is one. Second is during the COVID time, the central government came out with the emergency credit line guarantee scheme. A provision was made to provide 3 lakh crore rupees to the micro, small, medium enterprises and other businessmen in the country. From time to time that has been increased. It went up to 4.5 lakh crore rupee. The industrialist or the businessmen were not supposed to give any collateral or guarantee to get these loans. They got 20% additional working capital without giving any collateral. As of today, 1 crore 19 lakh such small businessmen have taken a loan of 3 lakh 66,000 crore rupees so far, and the interest rate is also below 9%, which is less than the average interest rate taken charged by the banks. One sector which was badly hit during the COVID-19 pandemic is travel, tourism and hospitality. So today the government decided, the cabinet decided under the leadership of Prime Minister Modi that 50,000 crore rupees as a special scheme will be brought out under the ECLGS, taking it further to 5 lakh crore rupees. So the total ECLGS will go up to 5 lakh crore rupees. 50,000 crore rupees will be specifically given now to travel, tourism and hospitality sector. For that, excessive additional guarantee will be given, the corpus will be given by the central government. That will be 7,500 crore rupees for this scheme. So who will benefit? The travel, tourism and hospitality sector business houses, small, medium, they will all benefit from this. The interest rate will be less. There will be no collateral guarantee. And this will be made specifically for travel, tourism and hospitality sector from Jammu, Kashmir, Himachal, Uttarakhand to the other parts of the country. Every state, every sector will be covered. And third is the traditional knowledge digital library. Traditional knowledge digital library. It was started way back in 2001 with a huge traditional knowledge of 4,23,000 formulations and such practices documented and kept. Now this has been provided from time to time to the international patent offices to check who owns the patent and all the details. In 2006, the access was restricted only to the international patent offices. The decision today taken is giving the liberty or opening it to all the researchers, students who want to know while filing an application for a patent, the patent access will be given to them, or the access for the traditional knowledge digital library will be given to them, so that they can save their time and money on those items, on those areas where the knowledge is already available or the patent is already in someone's name or the research is under someone's name. And the oral traditional knowledge will be documented, which is not documented so far, will also be made available in the future. So this is going to help immensely the younger generation, the youth of the country, with the huge traditional knowledge base we have, and it will also help them to do research and come out with various products in certain areas where it is required for the medicinal use. So this will further help our young students and the researchers. Anything else? Sorry. आज 5 बजे
बाल योगी ऑडिटोरियम पार्लियामेंट में दूरदर्शन के द्वारा निर्मित एक धारावाहिक स्वराज, उसकी प्रस्तुति भी होगी, उसको दिखाया भी जाएगा, स्पेशल स्क्रीनिंग होगी, जिसमें भारत सरकार के सभी मंत्री, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी और तो और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। ये भारत के गौरवशाली इतिहास को लेकर 75 ऐसी एपिसोड्स दूरदर्शन ने बनाई हैं। उनकी 2 एपिसोड्स यहाँ पर दिखाने का अवसर मिलेगा और केवल 75 एपिसोड ही नहीं, इनको अलग अलग भाषाओं में भी दिखाया जाएगा। भविष्य में हर रविवार को रात को 9 बजे नई एपिसोड दिखाई जाएगी और हर शनिवार को रात को 9 बजे जो पहले की टेलीकास्ट है उसको रिपीट टेलीकास्ट वहां पे किया जाएगा। ये अपने आप में भारत के गौरवशाली इतिहास को दिखाएगा और ये भी बताएगा कि जिन अनसंग हीरोज के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उल्लेख करते हैं कि हमारा इतिहास बहुत पुराना भी है, गौरवशाली भी, बहुत सारे लोगों का योगदान भी है, उनके बारे में, कुछ लोगों के बारे में 75 एपिसोड्स में जानकारी दी जाएंगी। इसी तरह से ही एक सेंट्रल स्कीम जो है हमारी सेंट्रल सेक्टर की, वो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, जहां पर अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन जो किसानों को मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड पर, इस पर 3 लाख रुपए का लोन किसान को मिलता है। 7% इंटरेस्ट देना पड़ता है जो बाकी ब्याज दर से कम होता है। अगर किसान सही समय पर इसका भुगतान करता है तो उसको 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, तो किसान को मात्र 4% ही ब्याज देना पड़ता है। अब ये देते कौन है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स भी देते हैं, आपके आरआरबीज भी देती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, और पैक्स भी देते हैं जो हमारी क्रेडिट सोसाइटीज हैं, और कमर्शियल बैंक्स तो देते ही हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक भी देते हैं। मई 2020 में क्योंकि ब्याज दरें कम थी तो इसलिए लगा कि बैंकों को जो सरकार की ओर से 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, उसको सहायता मिलती है 2% ब्याज की, वो ना देनी पड़े, क्योंकि उस समय ब्याज की दरें कम थी लगातार। तो 2 साल के लगभग ये बंद रहा। लेकिन जून जुलाई महीने में अगर आप देखेंगे तो 2-3 बार लगातार आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की, एक बार 40 पॉइंट की, फिर 50 पॉइंट्स की। तो इसका प्रभाव किसानों को ज्यादा ब्याज देने पर न करना पड़े, या फिर बैंक जो किसानों को 7% पर ब्याज दर पर पैसा देते हैं उन पर बोझ ना पड़े, तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी ओर से देगी और 34,856 करोड़ रुपया इसके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। तो सन 2022-23 जो वित्तीय वर्ष हमारा 2022-23 से हमारे 24-25 तक इसको उपलब्ध करवाया जाएगा और किसानों को पहले की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा, 7% ब्याज पर ही मिलेगा, 3% की सबवेंशन किसानों को मिलेगी जो टाइम पर पेमेंट करते हैं, और बैंकों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े उसके लिए 1.5% इंटरेस्ट की सहायता हम लोग अपनी तरफ से करने जा रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी अगर आप पहले भी देखें तो केवल किसानों को ही लोन मिलता था, क्रॉप लोन, इसको मछुआरों और पशुपालकों को भी देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, इसी सरकार ने किया, और ये जो लाभ है अब आगे भी उनको ऐसे ही जारी होता रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। जो दूसरा निर्णय है, कोविड के समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि कोई भूखा न रहे, तो जहां एक और 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने तक 5 किलो अनाज देने का काम हर महीने मोदी सरकार ने किया। तो भारत सरकार ने ये प्रयास, इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज था उसमें
अपना पेट भरने के लिए, काम करने के लिए, चाहे छोटे उद्योग हों जो बाकियों को रोजगार भी देते हैं या बड़े हों, उनके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लेकर आए। शुरुआत इसकी 3 लाख करोड़ से की थी, जिसमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल सूक्ष्म लघु उद्योग को मिलता है और उनको कोई जमीन, घर, जायदाद गिरवी नहीं रखनी पड़ी। और इससे पहले हमने उनको मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया, आपको याद होगा कि ताकि उनको ब्याज ना देना पड़े, किस्त वापस ना करनी पड़े, तो 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया था। इसके अलावा इनकम टैक्स रिफंड जो कभी 1 साल 1.5 साल बाद आता था, उसको 1 महीने के अंदर करने की शुरुआत की। टीडीएस में कटौती उस समय की थी। लेकिन जब मैं ईसीएलजीएस की बात करता हूं तो 3 लाख करोड़ से शुरू किया था, बढ़ते बढ़ते इसको 4.5 लाख करोड़ तक हम ले गए। इसको बाकी कुछ सेक्टर्स में हमने उस समय जोड़ दिया था। आपका ट्रेवल, टूरिज्म, ये सेक्टर को बड़ा लेट जोड़ा, लेकिन उससे पहले हेल्थ केयर, सिविल एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, इन सेक्टर्स को जोड़ा गया और बढ़ते बढ़ते 4.5 लाख करोड़ तक हम इसको ले गए। आज के समय भी देखा जाए तो 1 करोड़ 19 लाख 1 करोड़ 19 लाख कारोबारियों को इसका लाभ मिला है। 3 लाख 66 हजार करोड़ रुपए के इनको अब तक ऋण दिए जा चुके हैं, जो कि बगैर किसी कोलेटरल के, बगैर किसी गारंटी के, ना कोई घर, जमीन, जायदाद गिरवी रखनी पड़ी। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो सबसे बड़ा प्रभाव किसी सेक्टर के ऊपर दिखता है तो ट्रेवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी पर दिखता है। और भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है कि 50,000 करोड़ रुपए हम इसमें और वृद्धि करेंगे। ईसीएलजीएस स्कीम को हम 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर देंगे और ये 50,000 करोड़ स्पेसिफिक ट्रेवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए रहेगा, जो एक बड़ा रोजगार देने का सेक्टर है। चाहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या दक्षिण में केरल हो, पश्चिम में हमारे गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हो, बहुत सारे राज्यों में करोड़ों लोगों को कुल मिलाकर रोजगार के अवसर ट्रेवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से मिलते हैं। तो 50,000 करोड़ रुपया केवल और केवल ईसीएलजीएस में इन सेक्टर्स के लिए रखा जाएगा। और इसके लिए जो एडिशनल हमें अपनी ओर से गारंटी कवर देना पड़ेगा, वो एक्सक्लूसिव एडिशनल गारंटी कवर भारत सरकार देगी लगभग 7,500 करोड़ रुपए का, ताकि 50,000 करोड़ रुपया ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिल पाए। अब तीसरा जो मैं विषय लेने जा रहा हूं वो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। समय समय पर भारतवर्ष के परंपरागत और प्रचलित नॉलेज पर आधारित पेटेंट्स प्राप्त किए जाने के प्रयास किए जाते हैं। और आपको याद होगा अटल जी की सरकार ने उस समय 2001 में इन पेटेंट्स प्राप्त करने के प्रयासों को रोकथाम के लिए 2001 में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। और इस लाइब्रेरी में इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन से संबंधित लगभग 4,24,000 फॉर्मुलेशन एवं प्रैक्टिसेस को संकलित किया गया था। लेकिन इसकी जो एक्सेस था वो उस समय जो 2006 के समय जो सरकार थी उसने इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसेस को तो सुनिश्चित किया कि नई इन्वेंशंस के लिए इन पेटेंट्स पर निर्णय लेने से पहले उनको एक्सेस दिया जा सकता है। और ये इन्वेंशन पूर्ण रूप से नया या नहीं है, इससे पहले इन्वेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको एक्सेस ही दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत भर में हमारे युवा पीढ़ी है उनको अपनी इस विरासत का, जिस विरासत की बात प्रधानमंत्री जी बार बार करते हैं कि युवा पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ना भी है, अनुसंधान से भी जोड़ना है और विरासत और अनुसंधान को जोड़कर भारत के लिए इस ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में भी कुछ नया प्राप्त किया जा सके और ये जो हमारी ओरल ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी की जा सके। तो इसके लिए आज ये निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में जो पेटेंट ऑफिसेज हैं या पेटेंट एप्लीकेंट्स हैं, इन्वेंटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इनको TKDL यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस
दी जाएगी, अभी तक नहीं थी, इनको दी जाएगी। और आपको कारण इसके पता है कि रिसर्चर्स को कई बार यही नहीं पता होता था कि इस क्षेत्र में रिसर्च करें तो क्या इसमें कहीं पहले से रिसर्च तो नहीं हुई। तो इस निर्णय के कारण उनका काफी समय कम भी लगेगा और उनका खर्चा भी और उनके संसाधन भी इस पे कम खर्च होंगे। और अगर ये डेटाबेस हम पेटेंट का डेटाबेस है, इसको एप्लीकेंट को एप्लीकेशन के समय उपलब्ध करवा देंगे और इसका एक्सेस होगा, तो ये परिस्थिति नहीं रहेगी कि उनको अपना समय ना बर्बाद करना पड़े, अपने संसाधन भी ना बर्बाद करना पड़े और हमारे युवा अपनी विरासत को समझकर, पहचान कर, उसकी जानकारी जुटाकर और अनुसंधान करें। जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन है, टिंकरिंग लैब्स है, हम इनको भी इसके माध्यम से लाभ पहुंचा सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसके माध्यम से हम जो हमें विरासत में मिला उसको आज की युवा पीढ़ी के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत कुछ दे सकते हैं। सो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 के अंतर्गत ये अपेक्षित है कि टीकेडीएल का विस्तार हो, आर&डी इंस्टीट्यूशंस को यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को इसका एक्सेस दिया जा सके और ओरल ट्रेडिशनल नॉलेज की डॉक्यूमेंटेशन की जाए और किसी भी पेटेंट के लिए एप्लीकेशन के समय अनिवार्य सर्च डॉक्यूमेंटेशन में टीकेडीएल को भी शामिल किया जाए। सो आज ये निर्णय लिया गया है कि टीकेडीएल का एक्सेस सभी यूजर्स को उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले भारत के रहने वाले जो हमारे भारतीय यूजर्स हैं उनको करवाया जाएगा और बाद में भविष्य में इसको इंटरनेशनल यूजर्स को भी एक्सेस उपलब्ध करवाया जाएगा। तो बेसिकली अभी तक जो पेटेंट ऑफिसेस, इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसेस है, उनको उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन अब से इसको जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनको एप्लीकेशन के समय भी इसका एक्सेस दिया जाएगा ताकि उनको लाभ मिल सके। इसके लिए यूजर्स एग्रीमेंट भी किया जाएगा क्योंकि यह भी बहुत आवश्यक है और यूजर्स को एक्सेस दिए जाने के लिए कतिपय सेफगार्ड्स भी सुनिश्चित किए जाएंगे। पेटेंट ऑफिसेस को मिलने वाला निशुल्क एक्सेस जारी रहेगा क्योंकि उनको जानकारी जाननी ही होती है, परंतु यूजर्स को इसका एक्सेस पेड सब्सक्रिप्शन के आधार पर ही दिया जाएगा। सामान्यतः ओरल, फोक, ट्राइबल, इंडिजिनियस नॉलेज जैसी गोपनीय जानकारी की एक्सेस प्रदान नहीं की जाएगी और संबंधित जो कम्युनिटी है या व्यक्ति की पूर्व सहमति के बाद ही ये मौखिक पारंपरिक ज्ञान जो ट्रेडिशनल ओरल नॉलेज हमारी है वो हम देने का काम भी करेंगे, उसका एक्सेस भी प्रदान किया जा सकता है। लेकिन इसके एक्सेस के लिए जो मान लीजिए उसके बाद जो आर्थिक लाभ होगा वो फिर उस कम्युनिटी के साथ भी शेयर करना पड़ेगा, ये भी इसमें सुनिश्चित किया गया। ये एक्सेस आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी और एक्सेस के दुरुपयोग को रोकने के लिए जैसे टेक्नोलॉजी में फायरवॉल्स बनाई जाती हैं, सेफगार्ड्स किया जाता है, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, ताकि इसकी मॉनिटरिंग हो सके, डाउनलोड रिस्ट्रिक्शंस हो सके, ये सब करने हम जा रहे हैं। इससे हमारे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को टीकेडीएल के एक्सेस की सुविधा होगी, व्यापार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्पेसिफिक डिसीजेज जो है उनके लिए नई ड्रग्स डेवलप करने में बढ़ावा मिलेगा। मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसेस का प्रयोग करते हुए एंशिएंट नो हाउ को भारत की सोसाइटल और स्ट्रेटेजिक जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। तो विरासत से भविष्य की ओर भी हम बढ़ेंगे, हमारी युवा पीढ़ी को अनुसंधान में भी इससे लाभ ज्यादा मिल पाएंगे। ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोचेस को हम आगे जारी रखेंगे और ये जो हमारा परंपरागत खजाना है ये हमने युवा पीढ़ी को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ताकि उनको जोड़ें भी और उनके अनुसंधान के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियों को भी लाभ दे सके, वर्तमान पीढ़ी को भी लाभ दे सके। थैंक यू सर। धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो ऑनरेबल मिनिस्टर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। जी 25 मिनट। I just wanted to know how large is the traditional knowledge base
over the years? Has it been developed, and is it with the universities or is it with the research institutions? As I said earlier, the Traditional Knowledge Digital Library already have 4,24,000 such formulations and practices which are already available with them. In future also, as I said earlier, oral traditional knowledge that will be formulated as well as documented and will be made available in future first to the Indians, then to the international users on need basis. Whenever they file any application for any patent or for any research, they will be given the access of the TKDL. Yeah, Mr. Asif. And will also ensure that there is no breach. For that, the security safeguards will be taken, will be put in place. Firewalls will be created. It will be documented. Enough monitoring will be done so that everything is safe. सर मैं लक्ष्मण से एनबीसी आवाज से, जो किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में एडिशन किया गया है इसको बढ़ाने का, इससे कुछ अनुमान है कि अभी कितने किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और क्या नया एडिशन जुड़ सकता है जो